जी, मुसव्विर भाई अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, कैसे हैं भाई? जी, वालेकुम अस्सलाम। ठीक हैं जी, आप कैसे हैं भाई? बस बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। रोज़े कैसे चल रहे हैं आपके? खैरियत? जी, ठीक चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यार मुसव्विर भाई, ये आयत के बारे में जानना चाह रहा था मैं। इस जी आयत हाँ। के बारे में क्या ख़्याल है आपका? जी हाँ, इस आयत के बारे ही क्या, पूरे 6666 आयत के बारे में ये ख़याल और पुख्ता यकीन के साथ के हक़ है और हम उसको ठीक दिलो-जान है, से मानते हैं, तस्लीम करते हैं। ठीक है। मुसव्विर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है जी हाँ। कि आपको बहनों के साथ जो कि चाचा, मामा, फूफी, खाला, ताऊ की बेटियाँ हैं, क्या जी उनके हाँ। साथ आपको निकाह करके उनके साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करना एक अच्छी चीज़ लगती है? देखिए, पहली बात ये है, एक चीज़ को ज़रूरी करार देना और एक चीज़ की जी, इजाज़त देना, 2 बातें जी। अलग-अलग हैं समीर साहब, जी, ठीक है? बिल्कुल। सही कह पहले रहे हैं आप आप। अपनी पूरी बात रख लें, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं पूरी बात दे की जवाब देने की कोशिश करूँगा। नहीं, मेरी पूरी बात आ गई, मेरा सवाल ऑलरेडी मैंने कई बार रिपीट कर दिया है, लेकिन जो अभी जी, आपने जी। दलाइल पेश किए अच्छा, हैं, उस पे एक सवाल करना चाहता जी। हूँ। जी हाँ, कीजिए। किसी चीज़ का हुक्म देना, इसका जी, मतलब ये है कि अब आपको वो काम करना ही पड़ेगा और किसी चीज़ जी। की इजाज़त देना, इसका मतलब ये है कि अब ये आपके ऊपर है, आप चाहें तो कर लें, आप ना चाहें तो और ना करें। यही आप कहना चाह रहे थे, राइट? मैं सही जी समझा हाँ, हूँ? इख्तियार होता है। जी हाँ, ओके, सही ठीक है। समझे आप। अब आप बिल्कुल सही बताइए। आपकी बात, बिल्कुल सही आपकी बात है। अगर किसी मुल्क का कानून ये कह दे कि हमने तुम्हारे लिए महिलाओं का रेप करने की इजाज़त दे दी है, लिहाज़ा जी अगर हाँ। तुम चाहो तो रेप कर लो और ना चाहो तो जी, मत करो। उसके बाद सुनिए, सुन लीजिए। उसके बाद उस जी हाँ। इजाज़त के बिहाफ़ पर अगर कोई आदमी किसी माँ, बहन, बेटी के साथ ज़्यादती कर देता है, तो क्या हुँ। उसने एक अच्छा काम किया या बुरा काम किया? पहली बात तो समीर साहब, आप शायद इस आयत को समझे नहीं हैं। इस आयत को रेप के साथ तशबीह देना या मुल्क के कानून के साथ कंपेयर करना, ये बात ही गलत है। मैं इस आयत का कंपेयर इन नहीं दोनों कर रहा हूँ रेप के साथ। सुनिए, आपको गलतफ़हमी हुई है। मैंने इस आयत का कंपेयर रेप के साथ नहीं किया है। मैंने इसमें तो निकाह का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया है। मैंने आपकी आपने इजाज़त से आपको सुनिए, मैंने आपकी इजाज़त से आपको ये तस्वीर दी है कि अगर इजाज़त और हुक्म में फ़र्क है, तो इजाज़त के जी बाद हाँ, अगर कोई काम कर लिया जाए, तो क्या उस आदमी को सज़ा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी क्योंकि आपकी इजाज़त है उसको? ये है मेरा नहीं सवाल। दी जाएगी, क्योंकि वो तो मालिक बस तो के फिर इजाज़त से है। जी हाँ, तो वो काम अगर किसी ने किया, तो वो आपकी इजाज़त के बाद उसने वो काम किया, तो इस अगर वो काम जी। सही नहीं था, अच्छा नहीं था या बुरा था माशरे के हिसाब से या इंसानियत के एतबार से या सोच के एतबार से, अगर वो अच्छा काम नहीं था, बुरा काम था, तो उसकी इजाज़त देने वाला गुनाहगार हुआ कि उसको अमल करने वाला गुनाहगार हुआ? पहली बात तो ये है, यहाँ पर आमिर का जो हुक्म है या हाकिम का जो हुक्म ही है, जिस चीज़ का इजाज़त दिया है, जब वो चीज़ ही गलत ना हो, तो फिर वो करने वाला भी ना गलत होगा और ना हुक्म देने वाला भी गलत होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है और आपसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है। मैं चाहूँगा मुकम्मल गुफ्तगू हमारी इसी तरीके से चले, एक-एक करके हम बात करें बस ताकि हम इंशाअल्लाह आप आपसे कुछ ज़रा सीखें। वक़्त का मेरा ख़याल रखना, जी, ज़रा जी, जी। वक़्त का नहीं हमारा मैं ख़याल रखना हमारा। जी, आप ही से मैं बात कर रहा हूँ मोहतरम। तो अगर इस तरह से जी, गुफ्तगू चली तो या तो आपसे मैं कुछ सीखूँगा या आप मुझसे कुछ समझेंगे। अभी आपने बड़ी प्यारी एक बात कही और ये कहा कि अगर वो हुक्म से कोई तकलीफ़ या कोई नुकसान नहीं है, तो फिर ना तो हुक्म जी, देने वाला गुनाहगार है और ना हुक्म पर जी। हुक्म का सॉरी इजाज़त देने वाला गुनाहगार है, ना इजाज़त को मिलने पर के बाद उस अमल पर करने अमल वाला। करने वाला गुनाहगार है। जी, दोनों गुनाहगार नहीं जी, है। बिल्कुल आपकी जी। बात से मैं मुत्तफ़िक हो गया यहाँ पर। लेकिन क्या आप मुझे साबित कर सकते हैं कि कज़न मैरिज से कोई नुकसानात नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है? पहले आप ये साबित कर सकते हैं क्या कज़न मैरेज से क्या नुकसानात हैं? बिल्कुल साबित कर सकता हूँ, मॉरली भी जी हाँ, साबित कर आप सकता हूँ सुनिए और 1 हाँ, मिनट। सुनिए, सुनिए ना मेरी भी जी, तो सुन लीजिए अब जनाब, आपने जब जी मुझसे हाँ, सवाल कर लिया, सुनाइए तो मुझे कोई जवाब बात नहीं देने है, का बेशक मौका सुनाइए। दीजिए। जी, मैं आपको मॉरली भी ये साबित कर सकता हूँ कि इस आयत से बहुत नुकसानात हैं और इस अमल से बहुत नुकसानात हैं। साथ ही मैं आपको ये भी साबित कर सकता हूँ कि मेडिकली भी इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, बहुत सारे नुकसानात हैं। जी हाँ। तो अगर मैंने ये पहली बात, साबित कर दिया, तो क्या आप ये मान लेंगे कि ये अम्र, ये हुक्म जो है वो गलत था जिससे नुकसानात हो रहे हैं? अगर आप साबित करेंगे तो फिर मैं आपके दलाइल को तोड़ने की कोशिश करूँगा अपने दलाइल के ज़रिए। बहुत अच्छी बात है। मेरा दलाइल ये है कि मेडिकल साइंस जो है ये अप्रूव कर चुका है और बाकायदा इसके लिए एक नहीं सैकड़ों आर्टिकल
आपको मिल जाएंगे जो अच्छे अच्छे फिलोसफर, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने लिखे हैं, और उनका मानना ये है कि कजन मैरिज के बाद होने वाली अक्सरियत की जो खल्क है, यानी कि जो पैदाइश होती है बच्चों की, वो फिजिकली चैलेंज पैदा होती है, उनमें जो है मेंटल डिसऑर्डर होता है, उनमें मसले होते हैं, वो बीमार ज़्यादा रहते हैं, वो कमज़ोर ज़्यादा रहते हैं, उनमें बहुत तरह की बीमारियां और मसाइल पैदा हो जाते हैं। मेडिकल साइंस इसको प्रूव कर चुका है। क्या आप इसको काट सकते हैं? मेडिकल साइंस के बात को हम एक तरफ इंसानी दर्जे के एतबार से मानते हैं, मगर उस बात को यकीन के दर्जे पे इसलिए नहीं मानते, ना तो अहकमुल हाकिमीन है। अलबत्ता प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अगर आप ये बात करें तो इस मसले पर एक नहीं कई एक मसाइल हमारे घर पे ही पड़े हैं। हम मोहल्ले, बस्तियां और कस्बों का हम सफ़र करते हैं, उस पर हम खुद हालात से देखते हैं कि जो निकाह कज़न मैरिज के अंदर होता है उसमें हम बीमारी नहीं बल्कि और आराम भी पाते हैं। किसी ओके, एक के बीमार हो जाने से शरीयत गुनहगार नहीं हो सकता। ओके। अगर ये मसला सिर्फ किसी एक का होता, किसी एक के साथ ये मसला होता, तो फिर इस पर कभी भी चर्चा नहीं होती और ये टॉपिक जो है आपके और हमारे दरमियान होता ही नहीं। असल में ये तादाद जो है वो एक बहुत बड़ी तादाद है, छोटी-मोटी नहीं है। इससे बहुत बड़े तौर पर मसाइल पैदा हो रहे हैं, और वो मसाइल क्या-क्या हैं मैं आपके सामने रखता हूँ। फॉलोइंग आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन कज़न मैरिज साइड इफेक्ट, यानी कि कज़न मैरिज के सबसे ज़्यादा कॉमन बराए साइड करम इफेक्ट ये भाईजान, हैं। बराए करम जी, जरा मैं उर्दू मैं पर हिंदी में बोले बता रहा हूँ। जी। जी, जी, मैं पढ़ूँगा इंग्लिश में और ट्रांसलेट करूँगा आपके लिए उर्दू में, आप बेफ़िक्र रहें। जी हाँ। फॉलोइंग आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन कज़न मैरिज साइड इफेक्ट, ये कुछ यहाँ पर जो लिखे गए हैं, ये कज़न मैरिज यानी कि अपनी चचेरी, ममेरी, फुफेरी बहन के साथ शादी करने के कुछ नुकसानात हैं। इसमें से पहला है जेनेटिक डिसीज़, यानी कि उनके अंदर जो एक तरीके से जेनेटिक डिसऑर्डर होता है वो होता है। हियरिंग लॉस, बाल झड़ने की जो है प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। आई डिसीज़, आँखों की बीमारियाँ होती है। नियोनेटल डायबिटीज़, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है। लिम्ब मेलफॉर्मेशन एंड स्किज़ोफ्रेनिया, ब्लाइंडनेस, अंधापन, डिसऑर्डर ऑफ सेक्स डेवलपमेंट, उनके जो प्राइवेट पार्ट हैं, उनके जो सेक्स ऑर्गन हैं, वो बिल्ड या फिर वो बिल्ड नहीं हो पाते, या फिर वो इम्प्रूव नहीं हो पाते हैं। ये सारे के सारे जो मसले हैं, ये सारे के सारे जो नुकसानात हैं, वो मोस्टली 98 टू 99% ये सारे के सारे मसलिहत जो है वो कज़न मैरिज में पाए जाते हैं। क्या कहिएगा सर? बेशक समीर साहब, आपकी बात हम समझ सकते हैं, मगर ये रिसर्च एक इंसानी रिसर्च है, और जहाँ तक प्रैक्टिकल लाइफ ठीक है। के अंदर हमारा रिसर्च, हमारा घूमना फिरना और हमारा देखना, हम ऐसे कई शादियों को देखे हैं कि जिस पर ये बीमारियां नहीं है। और जहाँ तक बात रही इन बीमारियों की, तो पेरेंट्स से आती है, तो पेरेंट अगर जानते ही है माँ बाप और उसके अंदर बीमारी है तो फिर इससे परहेज करें, आपको इख्तियार है। जरूरी तो नहीं कह रहा शरीयत कि आप उसी से निकाह करें। अब ऐसा भी तो है ओके, मुआशरे के अंदर, जरा आप दूसरे तरफ निगाह देखिए कि जो लोग कजन मैरिज नहीं कर रहे, दूसरे के साथ कर रहे, उनमें भी ये बीमारी पाई जाती है, उनके भी एक कसर तादाद है। जी। आपने आपने जो बात अभी कही है उसका मैं आपको जवाब दूंगा। पहले मैं जरा मोहम्मद अरबी साहब का इस्तकबाल कर लूं। जी, इस्तकबाल है आपका। जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, सलाम। कैसे हैं मोहम्मद अरबी साहब? प्रणाम, कैसे ठीक है, हैं? आप उनका इस्तकबाल करें, हमारा वक्त हो गया समीर साहब। बस अब इनका वक्त जी, हो एक सेकंड म्यूट कर लें जी मोहम्मद अरबी साहब, मैंने को लास्ट आंसर दे दूं फिर आप जाइएगा। आपने अभी जब बात की है कि ये और में भी होती है, उससे पहले ही मैंने आपको आंकड़ा बताया था कि ये 98 टू 99% ये बीमारियां कजन मैरिज का इम्पैक्ट होती हैं। नंबर 2 का मेरा दलील ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि ये सब में नहीं होता, कुछ अच्छा जिंदगी भी गुजारते हैं, तो यहाँ मेरी दलील ये है, अल्लाह का एक आम हुक्म जो तमाम आम आवाम के लिए इजाजत या हुक्म है, उसका अगर किसी एक को भी नुकसान हो रहा है, जबकि एक को नहीं बहुत बड़ी लाखों की तादाद इससे इम्पैक्ट हो रही है, लेकिन अगर किसी एक को भी नुकसान हो रहा है तो इस पर सवाल खड़ा हो जाता है कि एक खालिक कायनात और एक आलिमुल गैब मालिक ने ऐसा हुक्म क्यों दिया, जिसको पहले से ही मालूम था कि इस हुक्म से ये साइड इफेक्ट या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इसका मुझे जवाब देते हुए चाहिए। समीर साहब तवज्जो रखिएगा मेरी बात पर। जी, आपका सवाल अगर ये है कि एक आलिमुल गैब ऐसा हुक्म क्यों दिया कि जिससे इंसान बीमारी में मुब्तला हो सकता है, परेशानी का शिकार हो सकता है, जी, तो फिर आप देखिए दुनिया का कोई भी इंसान किसी भी तरह किसी भी चीज़ में, ना तो कज़न मैरिज के अलावा अगर आप दूसरे मैरिज की बात करेंगे तो उसमें भी परेशानी से खाली नहीं है, अगरचे उनकी तादाद अकलियत हो या अक्सरियत हो, बात की है। वो उनका अपना फैसला है। हाँ, वो उनका अपना जी, फैसला है, खुदाई फैसला नहीं है। अगर खुदा यहाँ जी, खुदाई हाँ, फैसले की बात हो रही है,
खुदाई फैसले में जी, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, खुदाई इंसानी। फैसले के आपने अंदर आप हाँ, एक छोटी सी बात ऐड कर दूं आपकी बात में। आपने अभी कहा था कि ये जो रिसर्च है वो इंसानी है, ये आलिमुल गैब की रिसर्च नहीं है, तो ये मेरे लिए हुज्जत नहीं जी, है। तो जब आलिमुल जी, गैब की जो जो इंसान की जो रिसर्च है, जब वो आपके लिए हुज्जत नहीं है, तो इंसानी अमल आपके लिए हुज्जत क्यों है? आपके लिए तो जी, खालिक कायनात का जो अवामिर है, जो हुक्म है, वो हुज्जत होना जी, चाहिए ना, उसके अंदर प्रॉब्लम जी। नहीं होनी चाहिए। इंसान के अंदर तो आप प्रॉब्लम मान रहे हैं। जी, अब जवाब दीजिए। शायद जिस चीज़ को हम प्रॉब्लम तस्वुर कर रहे हैं, खालिक़ जी। कायनात उस प्रॉब्लम में हमको मुब्तला करके अगर हमारे दर्जात को बुलंद करना चाह रहे हों, तो फिर क्या होगा? ओके। तो कुल मिलाकर के फिर इससे ये मैं ये आपकी बात से ये तसव्वुर ले लूँगा कि आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो कज़न मैरिज करने का हुक्म दिया है, उसको पहले से ही मालूम था कि इससे प्रॉब्लम्स होंगी, फिर भी उसने इसलिए ये हुक्म दिया ताकि अपने बंदों को की आज़माइश करे और उनके दर्जात को बुलंद करे। ये कह रहे हैं आप? देखिए, समीर साहब, यकीनी तौर पर हर एक कज़न मैरेज पे आप बीमारी को साबित नहीं कर सकते। तो आपको ये बात लाज़मी तौर पर कहने का हक नहीं हो सकता कि अल्लाह कज़न मैरेज के ज़रिए बीमारी पैदा की है। हाँ, अगर किसी ये को मैंने नहीं होता कहा, है ये तो आपने उसका कहा। ये आपने कहा, मैंने नहीं जी कहा, सम सॉरी, मैंने तो जी आपकी बात आपने पे कहा। आपसे काउंटर क्वेश्चन किया है। नहीं, ये जी, आपने कहा है कि अल्लाह अल्लाह अगर इसके ज़रिए से हमारे दर्जात बुलंद कर रहा हो, ये आपने कहा, मैंने नहीं कहा, मैंने तो आपसे जी काउंटर हाँ, क्वेश्चन किया, सुनिए तो मेरी बात क्या मैं फिर दोबारा आप इस सुन बात से ये लीजिए। मान लूँ? जी, मेरी बात आप ये समझ लें दोबारा कि अगर कज़न मैरेज से वाले को अगर कोई बीमारी में मुब्तला होता है और उसका असबाब अगर कुछ और भी हो, लेकिन आप उसको अगर कज़न मैरेज ही ठहरा रहे हैं, तो यह आपके नज़रिए की गलती है, इसमें हाकिम के हुक्म की गलती नहीं है। और अगर ऐसा ओके, है कि हाकिम के हुक्म में ही अगर ये बीमारी का सबब है, तो फिर हो सकता है जी, हाकिम का फ़ैसला है, वो चाहें तो अपने बंदे को बीमारी में मुब्तला करके भी दर्जा बुलंद करे, ये कौन-सी बड़ी बात है उसके लिए? ओके। तो आपको फिर ये मानना पड़ेगा कि अल्लाह का दिया हुआ ये हुक्म जो है, इससे मसले-मसाइल पैदा होते हैं, लेकिन वो मसले-मसाइल इसलिए पैदा किए जाते हैं, ताकि वो अपने बंदों का इम्तिहान ले और उसको मुश्किल दे करके उसके दर्जात बुलंद करे, राइट और रॉन्ग? जी हाँ, बेशक हमको इस बात पर तमानियत क़ल्ब हासिल है कि अल्लाह जिन चीज़ों का हुक्म देते हैं अपने बंदों को, या तो उससे इंसान को हुँ, आज़माना चाहते हैं मुसीबत में मुब्तला करके, या फिर खुशी में मुब्तला हुँ। करके भी आज़माना चाहते हैं, जिसको इस्तिदराज भी कहा जाता है। ओके। तो आज तो आपने इस कज़न मैरिज को जो कि अल्लाह ने अपने रसूल के लिए ख़ास तौर पर भी हलाल की थी और तमाम मुसलमानों के लिए भी हलाल की थी, उस पर आपने आज एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, ये कहकर कि ये मसले वाली चीज़ का हुक्म अल्लाह ने इसलिए दिया ताकि वो दर्जात बुलंद करे। क्या इसके अलावा कोई और तरीक़ाकार अल्लाह के पास नहीं था कि वो लोगों को बिना बीमारियों में मुब्तला किए उनके दर्जात बुलंद करता? हाकिम को इख्तियार होता, अभी बात जी। मैंने कहा, सिर्फ़ आप बीमारी को पकड़े, मैं इसके साथ इस्तेमाल किया चाहे तो खुशी में भी मुब्तला करके अल्लाह आज़माए। आप उनके तरफ ज़रा नज़र क्यों नहीं करते कि जिन कज़न मैरेज के अंदर बीमारी नहीं, खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती हैं? ये ओके, तो इसकी आपकी इसकी नज़र की तादाद बीमारी हो कितनी गई। है? इसका कोई आंकड़ा है आपके पास कि इसकी तादाद कितनी है जो खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं कज़न मैरिज में? इसकी कुछ आंकड़ा है आपके पास, कोई तादाद है फिलहाल, जी हाँ, कौमी इनकी अक़वाल के तादाद तौर पर? तो इसके लिए कौमी अक़वामी तौर पर तो मुझे रजिस्टर लेकर घूमना पड़ेगा। अलबत्ता जिन हुँ। कस्बों और इलाकों का हमारा सफ़र होता है, जिन घरों से हम लीड करते हैं, खुद हमारे घर में जी। इससे 4-4, 5-5 और जिन जगहों पर हमारा जाना होता है 10-12, उनमें हम देखते रहते हैं और उनमें हमको इससे अगर आप रजिस्टर लेकर घूम लिए, तो क्या आप फिर इसके बाद जवाब दे पाएँगे कि ये आंकड़ा कितना है? जी हाँ, उसके लिए हम वक़्त लगाएँगे और इस एक चीज़ के लिए अगर हम वक़्त दें, बेहतरीन हो तो गया, बेहतरीन हम हो तो गया। ये चीज़ अब पहली बात आपका तो जवाब आ गया, बेहतरीन हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ मरहम ट्रस्ट एंड ऑर्गनाइज़ेशन के बारे में जो कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिश्ड है। इसने बाकायदा 2021 में अपना एक सर्वे किया था और दोबारा फिर से सर्वे किया 2021 के लास्ट में, और इसने सर्वे करके ये कहा है कि 98 टू 99% कज़न मैरिज के ये वाले साइड इफ़ेक्ट हैं। ये रजिस्टर लेके घूमे हैं सर। अब क्या कहिएगा? हमारे घर तो आए नहीं है। आप पाकिस्तान में रहते हैं? नहीं, हम तो इंडिया में रहते हैं, आप इंडिया में हम तो इंडिया में आपके हमारे घर से बात तो कीजिए। आपके घर तो आपके घर कैसे आएँगे? मैं पाकिस्तान की ऑर्गनाइज़ेशन का हवाला दे रहा हूँ, आप कह रहे हैं मेरे घर नहीं आए। ये कितना अच्छा मतलब ठीक है, तो फिर मज़ाकिया खेल मामला है। ऐसा भी हो सकता है कि हम अगर इंडिया में अगर रजिस्टर लेकर घूमें और कज़न मैरिज की हुँ। खुशियाँ तादाद इनसे ज़्यादा बढ़ जाए, फिर आपका क्या जवाब होगा? ओ ओके, तो फिर मेरा जवाब ये होगा कि फिर आप मुझे ये बताएँ कि इंडिया के अंदर कज़न मैरिज की तादाद प्रैक्टिस करने के ताल्लुक से पाकिस्तान से ज़्यादा है या बहुत कम है? कितनी है?
इस बारे में हमें इल्म नहीं है, ना तो हम इस बारे में तहकीक किए हैं। अलबत्ता जिस चीज के बारे हमारे में निगाहों आपको पर इल्म नहीं है उस चीज पर आप दावा कैसे कर सकते हैं मेरे मोहतरम? हम जबकि मैं आपको बता दूं कि इसलिए कंपेयर टू पाकिस्तान, मैं आपको दिखा भी देता हूं खोल के। कंपेयर टू पाकिस्तान इन इंडिया कजन मैरिज का जो रेशो है वो वो 23/1 है। यानी कि अगर पाकिस्तान में 23 कजन मैरिज होती है तो इंडिया में 1 होती है। मेरे मोहतरम, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप जिन कज़न मैरिज के अंदर बीमारियां खोज रहे हैं, वो बीमारी सिर्फ कज़न मैरिज के ही इसलिए नहीं, किसी और सबब की वजह से भी हो सकता हो। एक्चुअली इन साइंटिस्ट लोगों ने बाकायदा डीएनए और जेनेटिक सिस्टम के ऊपर रिसर्च करके बताया है कि जब एक डीएनए वाले या दो जेनेटिक सिस्टम वाले लोग आपस में मिलते हैं और फिजिकल जो है ताल्लुकात, जिस्मानी ताल्लुकात कायम करते हैं, तो उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं उनके आपस के जेनेटिक डिसऑर्डर होने की वजह से उनके अंदर खराबियां और मसले पैदा होते हैं। ये रिसर्च जो है वो इस मौजू के बेस के ऊपर है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इसीलिए आपसे कि अल्लाह ने ऐसा हुक्म क्यों दिया जिससे मसलहत पैदा हो रही है, मुश्किलें पैदा हो रही है, बीमारियां फैल रही हैं? देखिए, अल्लाह हकीम है। हकीम की कोई तदबीर हिकमत से खाली नहीं होती है। ठीक है? इसमें हिकमत क्या एक है? तरफ इसमें सुनिए, हिकमत क्या है? बात सुनिए मोहतरम। आप जिस जी। तरीके से अंदर कज़न जो है मैरिज को आप ये साबित कर रहे हैं कि इससे बीमारी फैल रही है मुआशरे में, ठीक है? ज़रा आप देखें कि कज़न मैरिज के अलावा के अंदर भी जो इतनी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ पड़ी हैं और उनकी भी जो तादाद अक्सरियत के अंदर है। दरअसल ये बीमारी का फैलना, ये वालिदैन मियाँ-बीवी के अंदर जो बीमारी होती है, उससे बच्चों के अंदर आती हैं। अब चाहे वो कज़न मैरिज जी। के अंदर हो, गैर कज़न मैरिज के अंदर हो, और हकीम इसका हुक्म इजाज़त दे करके, अगर वो उनकी मसलिहत हो, तो वो चाहे तो कज़न मैरिज के अंदर ही आपको बीमारी में मुब्तला करके आज़माएँ, या चाहे तो गैर कज़न में भी। ये उनके लिए कोई बईद नहीं नहीं, है। यहाँ बात अभी आजमाइश की नहीं हो रही है, बात यहाँ अभी अवामिर और इजाजत की हो रही है। और आपने जो अभी एक बात कही है कि वालिदैन के अंदर जो बीमारियां होती है वो बच्चों में पहुंचती है, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो वालिदैन के अंदर नहीं होती या किसी एक के अंदर होती है, लेकिन जब वो दोनों जिस्मानी ताल्लुकात कायम करते हैं तो फिर वो दोनों को होती है, फिर उनसे उनके बच्चों को होती है। तो ये पहले से उनको नहीं थी, ये जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने की वजह से हुई और फैली। जैसे कि एक बीमारी है एचआईवी एड्स। जब आप नॉट अनसिक्योर आप किसी के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम कायम करेंगे जिसके अंदर एचआईवी वायरस है, तो आप अगर एचआईवी के पेशेंट नहीं हैं, एड्स के पेशेंट नहीं है, तो आपको भी वो बीमारी होगी और साथ ही साथ जो बच्चा पैदा होगा वो भी उसी बीमारी के साथ बाय डिफॉल्ट पैदा होगा। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं वो जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने से होती है। ठीक उसी तरीके से ये जो बीमारियां आपके सामने लिखी हुई हैं, ये बीमारियां भी एक ही जीन्स के रखने वाले लोगों के जेनेटिक सिस्टम और डिसऑर्डर होने की वजह से ये बीमारियां होती हैं। हमारे संदीप एस बाजवा जी हैं, ये मेडिकल लाइन से बिलोंग करते हैं, इन्होंने आपके लिए एक कमेंट दिया है, मैं पढ़ देता हूँ। और मेरी गुजारिश है तमाम व्यूअर्स से कि आजिज़ाना कमेंट लिखें, गाली-गलौच या बदतमीज़ी की कोई आप बात ना करें। जैसे संदीप साहब ने समीर लिखा है, आप इस मोहतरम, तरीके ज़रा से लिख जल्दी सकते करें, हैं अपनी रमज़ान बात। का दिन है। जी, ये लिखते हैं एक्स मुस्लिम समीर लाइव, दीज़ पीपल हू आर आस्किंग यू क्वेश्चन हैव नो क्लू अबाउट क्रोमोसोम्स और जेनेटिक टू अंडरस्टैंड द इश्यू विद कज़न मैरिज। ये जो मोहतरम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, इसके ताल्लुक से इनको ना तो क्रोमोसोम के बारे में कोई जानकारी है और ना जेनेटिक के बारे में कोई जानकारी है, ये समझने के लिए कि कज़न मैरिज के होने से क्या मामलात और क्या मुश्किलात पेश आती है और क्या बीमारियां वजूद में आती है, वो ऐसा लिख रहे हैं। और ये बात सच है। क्या आप क्रोमोसोम और जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं, कुछ इल्म रखते हैं आप? नहीं मोहतरम, इस बारे में तो हमें उतना इल्म नहीं। अलबत्ता कुरान इसीलिए करीम का जो इसीलिए हुक्म है। आप ये समझने में कसीर हैं, आप कासिर हैं ये समझने में कि एक्चुअली जो कज़न मैरिज के जो इश्यूज़ हैं, वो क्यों होते हैं और क्या-क्या होते हैं। इसीलिए आपको इसका इल्म नहीं है। आप इसको सिर्फ़ इसलिए सही ठहरा रहे हैं क्योंकि ये कुरान में अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने आपको ये देखिए चीज़ें आपके लिए हलाल की हैं। समीर जी। मोहतरम, एक इंसानी सोच और इंसानी तहकीक अपने अक्ल और ज़हन के मुताबिक सोच सकती है। इससे ज़ायद इसकी हुँ। तसव्वुरात और नहीं है। और आमिर और हाकिम का जो हुक्म होता है, ये जी। इतनी दूरबीन और दूर अंदेशी होता है जहाँ तक हमारे अक्ल और ज़हन नहीं पहुँच सकते। इसलिए हम जी। आमिर के हुक्म को कतई हुक्म मानते हुए सरख़म तस्लीम करते हुए। आपने 2 बातें की हैं अभी अपनी बात में। एक तो आपने आमिर का अवामिर का ज़िक्र किया है कि उसका अम्र क्या है आमिर का, ठीक है। दूसरा आपने अपनी अक्ल और अपनी जो
आपका ज़हन है या जो आपका तर्क है, उसकी आपने बात की है। अगर मैं आपसे पूरी ईमानदारी के साथ ये पूछूँ कि अगर 1 मिनट के लिए आमिर का अम्र जो है उसको साइड कर दिया जाए, तो क्या आप मुझे ऐसी कोई और दूसरी वजूहात बता सकते हैं कज़न मैरिज के सही साबित होने की, लॉजिकल तौर पर या फिर आपके ज़हन के तौर पर या आपकी सलाहियत के तौर पर, सिर्फ़ इसको छोड़ कर के कि अल्लाह का हुक्म है। इसके अलावा क्या और कोई आपको ऐसी वजूहात नज़र आती है जिससे आपको कज़न मैरिज बेहतर लगती है? एक वजह बता दीजिए। जी, जी रफ़ीक मोहतरम, कज़न मैरिज के अंदर निकाह की मुकम्मल मसलिहत हासिल होती है। वजूहात ये हैं कि इंसान एक अपने घर और अपने कज़न को जितना करीब से समझ सकता है, उनके तरीके को, उनकी नज़ाकत को, उनके हर तर्ज़ अमल को, ये गैर कज़न के अंदर ये चीज़ें मुकम्मल तरीके से हासिल नहीं होती हैं। ओके। जब अभी थोड़ी देर पहले मैंने दलील दी थी, तो आपने उसको सबके ऊपर अप्लाई करने से मना कर दिया था। ये कहा था कि क्या मसलिहात सब में होती है? अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेहतरीन रिश्ता सारे कज़न में होता है? यानी कि या यूँ कहें कि क्या कज़न मैरिज जो होती हैं, क्या वो शादियाँ टूटती नहीं, उनके अंदर तलाक नहीं होते, उनके अंदर मसलिहत पैदा नहीं होती? आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं, आप जिस तरीके से गैर कज़न मैरिज के अंदर अक्सरियत बीमार ना होने की बात के एतबार से कह रहे थे, इसी तरीके से हम हुँ। एक अक्सरियत मिज़ाज मिलने के एतबार से हम ये बात कहते हैं कि इसका इसमें रेफ़रेंस मुकम्मल दीजिए। मसलिहत। मैंने जो बात कही थी अक्सरियत में प्रॉब्लम की, उसका मैंने रेफ़रेंस दिया, आपको बाकायदा एक रिपोर्ट दी है, बाकायदा एक एनालिसिस आपके सामने स्क्रीन पर रखा है। अक्सर कज़न मैरिज के अंदर मसलिहत नहीं होती और रिश्ता जो है खुशगवार होता है, इसका आप मुझे रेफ़रेंस पेश करें। कहाँ लिखा है जी ऐसा? हाँ, इसके लिए आप 14 सदी की तमाम कुतुब फ़िक़्ह को उठाइए, बाबुन निकाह को उठाइए और उसके अंदर हुँ, तमाम फ़ुक़हा और मुज्तहिदीन और आलिमीन, मौर्रिख़ीन का इस बात पर मुत्तफ़क़ अलैह है कि निकाह में मसलिहत पेश मुकम्मल करें, हासिल। पेश आप करें। किसी भी कुतुब कोई भी कुतुब फ़िक़्ह आप आप कोई भी पेश कर दें, आप कोई भी पेश कर आप दें, मुझे ये पेश आप करें और फिर अगला सवाल सुनिए। मेरा आपसे ये है, सुनिए ना मेरी बात, अभी आपके ऊपर मुतालबा ये है क्योंकि जो जो मुद्दई होता है ना, दलील पेश करना उसके ज़िम्मे होता है। आप मुद्दई हैं तो जी, दलील आपके बिल्कुल। ज़िम्मे रही, मैं नहीं निकालूँगा। अलबय्यिनतु अलल मुद जी, अलबय्यिनतु अलल खोल दीजिए। मुद्दई वल यमीनु अला मन खोल अंकर। बिल्कुल, जी, जी, बिल्कुल, आप उठा बिल्कुल। तो लीजिए इसलिए दलील हिदायत शरीफ। दलील जो है जी, सुनिए, दलील जो है इसलिए आप देंगे किताब का पीडीएफ फॉर्म खोल करके आप पेश करेंगे, या तो मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, मेल पे पेश कीजिए, अगर आप सिस्टम पे नहीं है मैं दिखाऊँगा, उसको वहाँ से पढ़ेंगे, तब मोहतरम समझेंगे। मोहतरम दूसरा नहीं मोहतरम मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। पहली बात तो ये है कि आपके ऊपर ये एक दलील आपके ज़िम्मे रही जिसको आप पेश करेंगे, जो अपनी बात आपने कही उसके उसके सपोर्ट में। दूसरी बात ये है कि आपको मुझे ये बताना होगा कि अगर मुझे आज का अपना आंकड़ा देखना है और आज के मसलिहात और मसले को देखना है, तो क्या मैं इसके लिए 7वीं शताब्दी, 7वीं सेंचुरी, 8वीं सेंचुरी, 9वीं सेंचुरी, 10वीं सेंचुरी का मुताला करूँगा या मेरे मुआशरे में जो आज हालात मौजूद हैं, उनका मुताला करूँगा, जिससे मुझे समझ में आ जाए कि आखिर इसके इम्पैक्ट, इसके साइड इफ़ेक्ट या इसके रिज़ल्ट क्या आ रहे हैं। मैं किसका मुताला करूँगा? सपोज़ दैट एक रफ़ीक एग्ज़ाम्पल के मोहतरम। तौर पर हाँ, एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आज हमें ये पता करना है कि पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है, वो कितनी है, तो क्या हम ये देखेंगे कि 2018 में पॉपुलेशन कितनी थी या आज नई गिनती करेंगे? इसका जवाब दीजिए प्लीज़। रफ़ीक मोहतरम, पहली बात तो ये है, मैं आपसे ये बात कही कि इससे मुकम्मल निकाह की मसलियत हासिल होती है। इस बात पर किताबुन निकाह, चाहे वो बैनुल अक़वामी सतह पर कुतुब फ़िक़्ह में से हिदाया नामी किताब है, आप इसमें जिल्द सानी किताबुन निकाह उठाकर देख सकते हैं। इस वक़्त हम ऐसे जगह पर मौजूद नहीं जहाँ मैं आपको किताब खोलकर दिखा सकूँ। मैं मोबाइल से आपसे बात कर रहा हूँ। जी। इंशाअल्लाह मैं वो किताब को आपके हवाले करूँगा। और लेकिन आप अगर ये चाहते हैं कि इस मसलिहत को देखें, तो आप खुद प्रैक्टिकल लाइफ़ के अंदर रजिस्टर लेकर के निकलें, उन घरों को जाएँ। हमारे घरों में तो खुद ये मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशगवारी देख रहे हैं अपने निगाहों से, इसलिए हमें इस पर और मज़ीद दलील की ज़रूरत नहीं। ओके। अभी थोड़ी देर पहले बात करते हुए आपने ये कहा था कि अगर हुँ। आप एक आध का एग्ज़ाम्पल उठा करके ये साबित रफ़ीक करेंगे मोहतरम, कि मेरे मसलन वक़्त है का ख़याल सुनिए रखिए। जी, मैं आपके वक़्त का ख़्याल रखा हुआ हूँ। मैं लास्ट अपनी बात रखता हूँ, फिर आपको इजाज़त दे दूँगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने बात करते हुए ये कहा था कि अगर आप किसी एक सिंगल एग्ज़ाम्पल को रख कर के उसको जज करने का काम करेंगे, तो ये गलत होगा। अब आप जो है सिर्फ़ अपना खुद का, अपने घर का एग्ज़ाम्पल रखकर उस पर मुतमईन हो रहे हैं, तो आप अपने ही उसूल की मुनाफ़ी कर रहे हैं, पहली बात तो। जी हाँ, दूसरी चीज़ ये बिल्कुल। है कि आपने जो मुझे ये कहा है कि मुझे खुद रजिस्टर लेकर के निकलना चाहिए,
तो इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकायदा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ट्रस्ट और बहुत सारी संस्थाओं ने ऑलरेडी ये काम मुकम्मल कर लिया है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करके ये कहा है 98 to 99% कज़न मैरिज के अंदर मसले, बीमारियां, जेनेटिक डिसऑर्डर, अलग-अलग तरह की मुश्किलें, मेडिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो मैंने उसका हवाला आपके सामने स्क्रीन पर रखा है और ये कोई हिंदू ट्रस्ट या हिंदू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मरहम। मरहम जो कि पाकिस्तानी बेस्ड आपकी एक ट्रस्ट है, एनजीओ है, जो सुनिएगा यतीम रफीक और मोहतरम, बेसहारा सुनिए, जो कि यतीम, बेसहारा और लावारिस बच्चों की परवरिश और उनको सहारा देने का काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। रफीक तो लिहाजा रफीक अब ये मोहतरम, जिम्मा आपके ऊपर है कि आप मेरी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए अपना हवाला पेश करें, ना कि मुझसे हवाला जी हाँ, मांगे। रफीक मोहतरम सुनिए, जरा तवज्जो से हासिल कलाम और खुलासा बात शुरू से हम जहाँ से लेकर चले थे आपको, इजाज़त और हुक्म, आमिर की इजाज़त पर हुक्म पर जो है मसलियत और हिकमत होती है, यहाँ से बात लेकर चले थे हम कज़न मैरिज पर। इसके लिए आपने जो बात ये साबित की है कि इसकी तादाद और इसकी आंकड़ा इससे ये पैदा होती हैं, इसके असबाब और वजूहात कुछ और भी हो सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि कज़न मैरिज से ही ये हुआ, ऐसा भी हो सकता था कि सिर्फ वो मर्द के अंदर बीमारी थी, वो अगर गहरे कजन मैरिज में भी करता था तो ये बीमारी उससे जा करके उस औरत के अंदर पैदा होकर के उस बच्चे के अंदर आती। मैंने ये बात आपको क्या बोलती? मैंने ये बात क्या ये बोलती? आपकी सुनिए, ये आपके इल्म और आपके नॉलेज की ही कमी है कि आप इस तरह की बात कर रहे हैं, जबकि मैंने आपको वाज़ेह तौर नहीं पर रफीक बताया है मोहतरम, ये कि आपकी सुनिए हुज्जत पहले की बात है कि आप आमिर के हुक्म मेरी को बात नहीं तो मान सुनिए। रहे। मैं आप रफीक नहीं नहीं, सुनिए ना, मेरी बात भी तो सुनिए, मैंने आपकी बात सुनी है। कुल मिलाकर के आपकी बात से ये ज़ाहिर होता है कि आप इसको हर तरीके से सही सिर्फ़ इसलिए मान रहे हैं क्योंकि ये आपके खुदा, आपके अल्लाह का हुक्म है महज़ इस बात पर। और आप जो है ये कह रहे हैं कि उसके आदमी के अंदर बीमारी थी, जबकि मैंने वाज़ेह तौर पर इस रिपोर्ट का खुलासा करते हुए आपको ये बताया कि ये रिपोर्ट ये कहती है कि एक ही जीन्स के, एक ही जेनेटिक के जब 2 लोग आपस में जिस्मानी ताल्लुकात कायम करते हैं, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर नहीं वो अपनी मोहतरम, कज़न के अलावा सुनिए जरा, सुन लीजिए पहले, आपके पास कोई हवाला नहीं है जनाब इस चीज़ को गलत साबित करने के लिए, तो आप पहले जो मुकम्मल सुनिए हवाला है मेरी वो बात। हवाला इंसान के ओके। पैदा कर रहा है, मैं उसको नहीं मानता है जनाब। अरे तो भाई, हाँ तो फिर कुल मिलाकर के फिर बात यही हुई ना कि आपके पास ऐसी कोई दलील नहीं है इसके अलावा कि वो अल्लाह का हुक्म है। इसके अलावा और कोई दलील आपके पास है नहीं फिर। आप इंसानी चीज़ को इसलिए इनकार कर रहे हैं क्योंकि वो गैर खुदाई है, इसलिए उसका इनकार कर रहे हैं और आप उस चीज़ को इसलिए सही साबित मान रहे सुनिए हैं कुरान रफीक के हुक्म को, मोहतरम, जो खुदा का आपने हुक्म उस है। आपसे जो मुफ्ती यासिर नदीमुल वाजिद ने 5 नेशनल जवाब दिया जगह मुसलमान बन जाने का, आप उसको भी नहीं माना और इसमें भी आप झूठा साबित हुआ। आप एक पाकिस्तान की रिपोर्ट देखिए लेकर पूरी दुनिया पर परेड नहीं कर सकते हैं, पूरी दुनिया को उस देखिए पर आप अब नहीं मार आप तोल सकते हैं। नहीं सुनिए नहीं ना, नहीं अब रफीक आप पता है क्या मोहतरम, कर आप रहे एक हैं? नहीं पाकिस्तान के मरहम मोहतरम। रिपोर्ट को लेकर के पूरी दुनिया के रिपोर्टों हुँ। पर उसको आप नहीं ताप तोल कर सकते हैं। चले मेरी बात आप चले सुन लीजिए। आप एक हाँ, काम करते हैं, यूएनओ खोल लेते हैं सर। आप पाकिस्तान नहीं की इसको नहीं हमारे मान पास रहे हैं, टाइम सुनिए नहीं है नहीं मोहतरम, सुनिए आप ना। माफ कीजिए, फिर अरे मैं कल के डिबेट पर आऊंगा, कल के डिबेट पर फिर मुलाकात होगी। ठीक है, चलिए, अस्सलाम। चले जी, ठीक है।